ओम गम गणपते नमः। हिंदी भाषा में मैथिली शरण गुप्त एक प्रसिद्ध कवि थे। उनको राष्ट्र कवि भी कहते हैं। क्यों? हिंदी साहित्य इतिहास में खड़ी बोली का प्रथम महत्वपूर्ण ये कवि है, इसलिए इनका महत्वपूर्ण गुण का वर्णन किया था। इन्होंने 4 नाटकों भी लिखी थी। हम इनका जीवन परिचय दे दूंगा। जीवन के किसी प्रकार उसने यापन किया था और उनका जयंती कब होता है, उन्होंने रचित कृतियाँ जो है उनके नाम कैसे लिखे था, गुप्त जी के 4 नाटक का नाम, वो काव्यगत विशेषताएँ और उनकी चमत्कारी कविताएँ और राष्ट्रीयता और गांधीवाद में उन्होंने क्या सोच लिया, वो क्या बताया था, ये सब हम लोग सुनेंगे। और गौरव में अतीत इतिहास और भारतीय संस्कृति की महत्ता के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किसी प्रकार कोशिश किया था। वो रहस्यात्मकता एवं आध्यात्मिकता बारे में इनका अभिप्राय कौन है, क्या है, वो सब हम लोग इनकी मैथिली शरण गुप्त जीवन चरित्र से समझ लूँगा। और वो मैथिली शरण गुप्त जी नारी मात्र की महत्ता का प्रतिपादन बहुत किया था। वो पतिव्रता नारी का वर्णन भी उन्होंने किया था। सब मिलाकर उनको नारी लोक में पवित्र भावन थे, इसलिए वो नारी को लक्ष्मी की रूप में मानते थे। ये तरह हम मैथिली शरण गुप्त का जीवन चरित्र समझ लूँगा। इसलिए मैंने आज मैथिली शरण गुप्त के बारे में कुछ बोलता चाहता हूँ। पहला प्रार्थना। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि है। उन्हें साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था। उनकी कृति भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी में दी थी। और राष्ट्रपिता और राष्ट्रपिता ने राष्ट्रकवि नाम दे दिया। उनकी जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रक्त में मनाया जाता है। सन 1955 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण ने सम्मानित किया। इनका जीवन परिचय करूंगा। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1858 में पिता सेठ रामचरण कनक ने और माता काशीबाई की तीसरी संतान के रूप में उत्तर प्रदेश में झांसी के पास चिरगांव में हुआ। इनका जन्म फिर एक बार 3 अगस्त 1888 में। इनका माता और पिता दोनों की वैष्णव थे। विद्यालय में खेल कूद में अधिक ध्यान देने के कारण पढ़ाई अधूरी ही रही। रामस्वरूप शास्त्री, दुर्गा दत्त पंत आदि ने उन्हें विद्यालय में पढ़ाया। घर में ही हिंदी, बांग्ला, संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया। मुंशी अजमेरी जी ने उनका मार्गदर्शन किया। 12 वर्ष की अवस्था में
व्रज भाषा में कनकलता नाम से कविता रचना आरंभ किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में भी आए। उनकी कविताएं खड़ी बोली में मासिक सरस्वती में प्रकाशित होना प्रारंभ हो गई। प्रथम काव्य संग्रह रंग में बंग तथा बाद में जयद्रथ वध प्रकाशित हुई। उन्होंने बंगाली के काव्य ग्रंथ मेघनाद व्रत व्रजांगना का अनुवाद भी किया। संस्कृत में प्रसिद्ध ग्रंथ स्वप्नवासव दत्ता का अनुवाद प्रकाशित कराया। बाद में साकेत नामक महाकाव्य की रचना आरंभ की। उर्मिला के प्रति उपेक्षा भाव इस ग्रंथ में दूर किए। स्वतः प्रेस की स्थापना कर अपनी पुस्तकें छापना शुरू किया। इसी समय वे राष्ट्रपिता गांधी जी के निकट संपर्क में आए। यशोधरा सन 1932 में लिखी। गांधी जी ने उन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा प्रदान की। सन 1928 में आगरा विश्व फिर एक बार उन्होंने 1948 में आगरा विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1943 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण के सम्मानित किया। 1954 में साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मान किया गया। हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा डीलिट से सम्मानित किए गए। वे झांसी में 1954-55 में मानस मुद्रण की स्थापना की और 78 वर्ष की आयु में 2 महाकाव्य, 19 खंडकाव्य, काव्य गीत, नाटकाएं आदि लिखी। उनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना, धार्मिक भावना और मानवीय उत्थान प्रतिबिंबित है। वे मानवतावादी, नैतिक और सांस्कृतिक काव्यधारा के विशिष्ट कवि थे। हिंदी में लेखन आरंभ करने से पूर्व उन्होंने रसिकेंद्र नाम से ब्रजभाषा में कविताएं, दोहा, चौपाई, चप्पई आदि छंद लिखे। प्रताप में विदग्ध हृदय नाम से उनकी अनेक रचनाएं प्रकाशित हुई। जयंती मध्य प्रदेश के संस्कृति राज्य मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने कहा है कि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की जयंती प्रदेश में प्रतिवर्ष 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में व्यापक रूप से मनाई जाएगी। यह निर्णय राज्य शासन ने लिया था। युवा पीढ़ी भारतीय साहित्य के स्वर्णिम इतिहास से भली भांति वाकिफ हो सके, इस उद्देश्य से संस्कृति विभाग द्वारा प्रदेश में भारतीय कवियों पर केंद्रित करते हुए अनेक आयोजन करेगा। इनकी कृतियाँ महाकाव्य साकेत 1931, यशोधरा 1932, खंडकाव्य जयद्रथ वध 1910, भारत भारती 1912, पंचवटी 1925, द्वापर 1936, सिद्धराज, नहुष, अंजलि और अर्घ्या, अर्जन और विसर्जन, काबा और करबला, किसान 1917, कुणाल गीत, गुरु तेज बहादुर, गुरुकुल 1929, जय भारत 1952, युद्ध, झंकार 1929, पृथ्वी पुत्र, बकसंहार, शकुंतला, विश्ववेदना, राजा प्रजा, विष्णुप्रिया, ऊर्मिला, लीला, प्रदक्षिणा, दिवोदास, ये खंडकाव्य है। परंपरा नाटक रंग में भाग
1909 राजा प्रजा वन वैभव विकट भट्ट विरहिणी वैतालिक शक्ति साइरंध्री स्वदेश संगीत हिडिंबा एटसेट्रा। मैथिली शरण गुप्त ग्रंथावली फुटकर रचनाएं कोशों की कथा स्वर्ग सहोदर ये दोनों मंगल घट में संग्रहित है। अनुदित मधुप के नाम से। संस्कृत स्वप्न वासव दत्ता प्रतिमा अभिषेक अभिमारक और 3B बास का ग्रंथ है। रत्नावली हर्षवर्धन का। बंगाली में मेघनादवत विहरिणी वज्रांगना मैखल मधुसूदन दत्त का। पलासी का युद्ध नवीन चंद्रसेन का। फारसी में रुबाइयात उमर खय्यम कविताओं का संग्रह उच्छ्वास। पत्रों का संग्रह पत्रावली। गुप्त जी के नाटक। गुप्त जी ने 4 नाटक और लिखे जो भास के नाटकों पर आधारित थे। गुप्त जी के मौलिक नाटक भास जी को अनुदित किया। अनग चरणदास स्वप्न वासव दत्ता प्रतिमा तिलोत्तमा निष्क्रिय प्रतिरोध अभिषेक और आविमारक। काव्यगत विशेषा। गुप्त जी स्वभाव से ही लोक संग्रही कविते और अपने युग की समस्याओं को प्रति विशेष रूप से संवेदनाशील रहे। उनका काव्य एक और वैष्णव भावना से परितोषित था, तो साथ ही जागरण और सुधार युग की राष्ट्रीय नैतिक चेतना से अनुप्राणित भी था। लाला लजपत राय, बीजी तिलक, बिपिन चंद्र पाल, गणेश शंकर विद्यार्थी और मदन मोहन मालवीय उनके आदर्श है। महात्मा गांधी के भारतीय राजधानी जीवन में आने से पूर्व ही गुप्त जी का युवा मन गरम दल और तत्कालीन क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित हो चुका था। अनघ से पूर्व की रचनाओं में विशेषकर जयद्रथ वध और महाभारती की क्रांतिकारी स्वर सुनाई पड़ता है। बाद में महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद और विनोबा भावे के संपर्क में आने वाले के कारण वह गांधीवाद के व्यावहारिक पक्ष और सुधारवादी आंदोलन के समर्थक बने। गुप्त जी की काव्य की विशेषताएं इस प्रकार उल्लेखित की जा सकती है। 1. राष्ट्रीयता और गांधीवादी का प्रथमा। 2. गौरवमय अतीत के इतिहास। गौरवमय अतीत के इतिहास और भारतीय संस्कृति के महत्व और पारिवारिक जीवन का भी यथोचित महत्ता और नारी मात्र को विशेष महत्व। 8. प्रबंध और मुक्तक दोनों के लिखन तिलोत्तमा और दूसरा शब्द शक्तियों तथा अलंकारों के सक्षम प्रयोग के साथ मुहावरों का भी प्रयोग। प्रतियुक्ता नारी का वर्णन। राष्ट्रीयता तथा गांधीवाद। मैथिली शरण गुप्त के जीवन में राष्ट्रीयता के भाव कूट कूट कर भर गए थे। इसी कारण उनकी सभी रचनाएं राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत है। वे भारतीय संस्कृति एवं इतिहास के परम भक्त थे, परंतु अंधविश्वासों और तोते आदर्शों में उनका विश्वास नहीं था। वे भारतीय संस्कृति की नवीनतम रूप भी कामना सकते थे। गुप्त जी के काव्य में राष्ट्रीयता और गांधीवादी की प्रार्थना आपके काव्य में पारिवारिक जीवन को यथोचित महत्ता प्रदान की है और नारी मात्र को विशेष महत्व प्रदान किया है। गुप्त जी ने प्रबंध काव्य तथा मुक्त काव्य दोनों की रचना की। शब्द शक्तियों तथा अलंकारों के साक्षम प्रयोग के साथ मुहावरों का त्रिप्रयोग किया है। भारत भारती में देश की वर्तमान दुर्दशा पर क्षोभ प्रकट करते हुए कवि ने देश के अतीत का अत्यंत गौरव और श्रद्धा के साथ गुणगाना किया। भारत श्रेष्ठता है और सदैव रहेगा का भाव इन पंक्तियों में गुंजायमान है।
भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लील स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल कहाँ, संपूर्ण देश से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। गौरव में अतीत के इतिहास और भारतीय संस्कृति की महत्ता, एक समुन्नत संगठित और सशक्त राष्ट्रीय नैतिकता से युक्त आदर्श समाज, मर्यादित एवं स्नेहसिक्त परिवार और उदात्त चरित्र वाले नर नारी के निर्माण की दशा में उन्होंने प्राचीन आख्यानों को अपने काव्य का वर्ण विषय बनाकर उनके सभी पात्रों को एक नया अभिप्राय दिया है। जयद्रथवध, साकेत, पंचवटी, सायरंध्री, बकसंहा, यशोधरा, द्वापर, नहुष, जय भारत, हिडिंबा, विष्णुप्रिया एवं रत्नावली आदि रचनाएं इसके उदाहरण है। दार्शनिकता, दर्शन की जिज्ञासा आध्यात्मिक चिंतन से अभिन्न होकर भी भिन्न है। मननशील आर्य सुधियों की यह एक विशिष्ट चिंतन प्रक्रिया है और उनके तर्कपूर्ण सिद्धांत ही दर्शन है। इस प्रकार आध्यात्मिकता यदि सामान्य चिंतन है तो षड दर्शन ब्रह्म जीव जगत आदि का विशिष्ट चिंतन। इसलिए दार्शनिक चिंतन भी तीन मुख्य दिशाएं हैं, वो ब्रह्म जीव जगत। गुप्त जी का दर्शन उनके कलाकार के व्यक्तित्व पक्ष का परिणाम न होकर सामाजिक पक्ष का अभिव्यक्त कारण है। वे बहिर्जीवन के दृष्टा और व्याख्याता कलाकार हैं, अंतर्मुखी कलाकार नहीं। कर्मशीलता उनके दर्शन की केंद्र भावना है। साकेत में भी वे राम के द्वारा कहलाते हैं, मैं मनुष्यता को सुरत्व की जननी भी कह सकता हूँ, किंतु पतित को पशु कहना भी कभी नहीं सह सकता हूँ। रहस्यात्मकता एवं आध्यात्मिकता। गुप्त जी के परिवार में वैष्णव भक्ति भाव प्रबलता, प्रतिदिन पूजा पाठ भजन गीता पढ़ना आदि सब होता था। यही कारण है कि गुप्त जी के जीवन में भी यह आध्यात्मिक संस्कार बीज के रूप में पड़े हुए थे, जो धीरे धीरे अंकुरित होकर राम भक्ति के रूप में वटवृक्ष हो गया। साकेत की भूमिका में निर्गुण परब्रह्म सगुण साकार के रूप में अवतरित होता है। आत्माश्रय प्राप्त कवि के लिए जीवन में ही मुक्ति मिल जाने से मृत्यु न तो विभीषिका रहती जाती है और न उसे भय या शोक ही दे सकती है। गुप्त जी ने साकेत में राम के प्रति अपनी भक्ति भावना प्रकट की है। साकेत में मन मुख्य रूप से उनका प्रयोजन उर्मिला की व्यथा को चित्रित करना था, पर साथ में ही राम की भक्ति भावना के गुण गाने में पीछे नहीं हटे। साकेत में हम जिस रामचरित्र के दर्शन करते हैं उसमें आधुनिकता की छाप अवश्य है, किंतु उसकी आत्मा में राम को आधिदैविक रूप की है झांकी है और साकेत की मूल प्रेरणा है। जिस युग में राम के व्यक्तित्व को ऐतिहासिक महापुरुष या मर्यादा पुरुषोत्तम तक सीमता मानने के आग्रह चल रहा था, गुप्त जी की वैष्णव भक्ति ने आकुल होकर पुकार की थी, राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व मेरा में हो ये नहीं,
सभी कहीं हो क्या, तब मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे। तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे, रमा करे। साकेत पूज का एक फूल है जो आस्तिक कवि ने अपने इष्ट देव की चरणों पर चढ़ाया है। राम के चित्रांकन में गुप्त जी ने जीवन के रहस्य को उद्घाटित किया है। राम के जन्म हेतु उन्होंने कहा है, किस लिए यह खेल प्रभु ने है किया, मनुज बन कर मानवी कपाय पिया। भक्त वात्सलता इसी का नाम है, और वह लोकेश लीला धाम है। नारी मात्र की महत्ता का प्रतिपादन, नारियों के दुरवस्था तथा दुखियों दोनों और असहायों की पीड़ा से उन्होंने करुणा के भाव भर दिए थे। यही कारण है कि उनके अनेक काव्य ग्रंथों में नारियों की पुनः प्रतिष्ठा एवं पीड़िता के प्रति सहानुभूति झलकती है। नारियों की दशा को व्यक्त करती उनकी ये पंक्तियां पाठकों के हृदय में करुणा उत्पन्न करती है। अबला जीवन हाई तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। पतिवियुक्ता नारी का वर्णन। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता के विमर्शक ने गुप्त जी को साकेत महाकाव्य लिखने के लिए प्रेरित किया। भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती का प्रार्थना करने वाले कवि कालांतर में विरहिणी नारियों के दुख से द्रवित हो जाते हैं। परिवार में रहती हुई पतिवियुक्त नारी की पीड़ा को जिसे शिद्दत के साथ गुप्त जी अनुभव करते हैं और उसे जो बनागी देती है, वह आधुनिक साहित्य में दुर्लभ है। उनकी वियोगिनी नारी पात्रों में उर्मिला, साकेत महाकाव्य, यशोधरा काव्य और विष्णुप्रिया खंड काव्य प्रमुख है। उनका कर्ण विप्रम्भ तीनों पात्रों में सर्वाधिक मर्म स्पर्शी बन पड़ा है। उनके जीवन संघर्ष, उदात्त विचार और आचरण की पवित्रता आदि मानवीय विजीविषा और सौदस्यता का प्रमाणित करते हैं। गुप्त जी की तीनों विरहिणी नायिकाएं विरह ताप में भी तपती हुई भी अपने तन मन को भरम नहीं होने देती। वरण कुंदन की तरह उज्ज्वल वर्णों ही जाती है। साकेत ही उर्मिला रामायण और रामचरितमानस की सर्वाधिक उपेक्षित है। इस विरहिणी नारी के जीवन वृत्त और पीड़ा की अनुभूतियों के विशद वर्णन आख्यान करो ने नहीं किया गया। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी है और अपनी चारों बहनों में ही वही एकमात्र ऐसी 14 वर्षों के लिए पति वियुक्त होने के दुख मिलता है। उनकी अन्य तीनों बहनों में सीता राम के साथ मांडवी भरत के सानिध्य में तथा श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न के संग जीवन यापन करती है। उर्मिला का जीवन वृत्त सर्ववृत्तांत और उसकी विरह वेदना सर्वप्रथम मैथिली शरण गुप्त जी की लेखनी से साकार हुई है। गुप्त जी ने अपने काव्य का प्रधान राम और सीता को न बनाकर लक्ष्मण, उर्मिला और भरत को बनाया है। उर्मिला और भारत का साकेत में उर्मिला चरित्र को जो विस्तार किया है वहाँ अप्रतिम है। कवि ने उसे मूर्तिमती उषा, सुवर्ण की सजीव प्रतिमा, कनक लतिका, कल्पशिल्पी की कला
आदि कहकर उसके शारीरिक सौंदर्य की अनुपम झांकी प्रस्तुत की है। उर्मिला प्रेस एवं विनोद से परिपूर्ण हास परिहासमयी रमणी हैं। मैथिली शरण गुप्त को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का मार्गदर्शन प्राप्त था। आचार्य द्विवेदी उन्हें कविता लिखने के लिए प्रेरित करते हुए उनकी रचनाओं में संशोधन करके अपनी पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित करते थे। मैथिली शरण गुप्त की पहली खड़ी बोली की कविता हेमंत शीर्षक से सरस्वती में छपी थी। प्रकृति वर्णन। गुप्त जी द्वारा रचित खंडकाव्य पंचवटी में सहज वन्य जीवन के प्रति गहरा अनुराग और प्रकृति के मनोहारी चित्र है। उनकी निम्न पंक्तियां आज भी कविता प्रेमियों के मानस पटल पर सजीव है। इनकी भाषा और शैली। मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा खड़ी बोली है, उस पर उनका पूर्ण अधिकार है। भावों को अभिव्यक्त करने के लिए गुप्त जी के पास अत्यंत व्यापक शब्दावली है। उनकी प्रारंभिक रचनाओं की भाषा तत्सम है। इसमें साहित्य की सौंदर्य कला नहीं है। भारत की भाषा में खड़ी बोली की खंड खटाहट है, किंतु गुप्त जी ने भाषा क्रमशः विकास करती हुई सरस्वती है। संस्कृत के शब्द भंडार से ही उन्होंने अपनी भाषा का भंडार भरा है। लेकिन प्रिय प्रवास की भाषा में संस्कृत बहुला नहीं होने पाई। इसमें प्राकृत रूप सर्वदा उभर हुआ है। भाव व्यंजना को स्पष्ट और का प्रभावपूर्ण बनाने के लिए संस्कृत का सहारा लिया गया है। संस्कृत के साथ गुप्त जी की भाषा पर प्रांतीयता का भी प्रभाव है। उनका काव्य भाव तथा कला पक्ष दोनों की दृष्टि से सफल है। शैली। शैलियों के निर्वचन में मैथिली शरण गुप्त ने विविधता दिखाई, किंतु प्रधानता प्रबंधात्मक इतिवृत्तमयी शैली की है। उनके अधिकांश काव्य इसी शैली में हैं। रंग में बंग, जयद्रथवध, नहुष, सिद्धराज, त्रिपदक, साकेत आदि प्रबंध शैली में हैं। यह शैली दो प्रकार की है, खंड काव्यात्मक और महाकाव्यात्मक। गुप्त जी की एक शैली विवरण शैली भी है। भारतीय और हिंदू इस शैली में आते हैं। तीसरी शैली गीत शैली है। इसमें गुप्त जी ने नाटकीय प्रणाली का अनुगमन किया है। अनग इसका उदाहरण है। आत्मोद्गार प्रणाली गुप्त जी की एक और शैली है, जिसमें यशोधरा की रचना हुई है। इन सभी शैलियों में गुप्त जी के समान रूप से सफलता नहीं मिली। उनकी शैली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें इनका व्यक्तित्व झलकता है, पूर्ण प्रवाह है, भावों की अभिव्यक्ति में सहायक होकर उपस्थित हुई है। मैथिली शरण गुप्त जी की राष्ट्रीय काव्यधारा की प्राण तत्व के रूप में उनकी श्रेष्ठ काव्य कृति भारत भारती है। यह कृति मैथिली शरण गुप्त को महाराष्ट्र कवि बनाने के लिए पर्याप्त है। गुप्त जी की भारत भारती कविता यद्यपि उग्र राष्ट्रीय चेतना की प्रतीक बन गई थी, परंतु वास्तव में देखा जाए तो वह श्री मैथिली शरण गुप्त के सामन्वीय वैष्णव स्वभाव की देन ही है। अकाल के समय पैसे का अभाव निर्धन वर्ग पर सबसे अधिक होता है, उसी को संकेत करके गुप्त जी कहते हैं, दुर्भिक्ष मानो देह दर के दुमता सब और है। हा अन्न कारव गुंजत गन घोर है। भारत भारती ने जहाँ एक और राज्य क्रांति करने में अहम भूमिका निभाई है, वहीं उसकी गूंज हर भारतवासी पर पड़ी और वह उद्वेलित हो उठा।
भारत भारत की मंगलाचरण में गुप्त जी लिखते हैं, मानस भवन में आर्य जन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। गुप्त जी ने अपने सासांज राम से भी यह प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसा प्रेरणा दे जिससे हम अपने देश, अपने संस्कृति या अपनी वेशभूष को न भूल पाए। राम तुम्हें यह देश न भूले, दामोदरा धन जाए भले ही, यह अपना उद्देश्य न भूले। मेरा देश शीर्षक में गुप्त जी के राष्ट्रीय विचार कुछ इस प्रकार है, बलिहारी तेरा वर देश, मेरा भारत मेरे देश, बाहर मुकुट विभूषित काल, भीतर जटा जूट का जाल। चेतना नामक कविता में तो गुप्त जी भारत को सचेत करते दिखाई देते हैं। अरे भारत उठ आंखें खोल, उड़कर यंत्रों से खगोल में घूम रहा भूगोल। स्वदेश संगीत कविता में उन्होंने भारत के संबंध में कहा है, उत्पन्न मुक्ति भी हुई, आहा भारत में मनु के स्वतंत्र को सुखी कहाँ भारत में। इस प्रकार मैथिली शरण गुप्त जी ने हमारे भारत को प्रतिष्ठा बढ़कर दे दी। श्रीकांताय कल्याण निधे निधेध्नाम श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। मंगलाशासनप्रैर्मदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्ये सत्कृतायास्तु मंगलम्।